अस्सलामुअलैकुम आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और उसमें नया मोड़ आ चुका है। जी जनाब, ऐसा लग रहा है कि अमतल जो है वो चौधरी नगर भी नहीं जाने वाली और वो कहीं और ही चली जाएगी, वो खो जाएगी और कहानी जो है इसी वजह से मज़ीद तवील हो जाएगी। कहानी काफ़ी बाकी है, इसकी एपिसोड जो हैं कम अज़ कम भी 40 होंगी। 40 ना भी हुई, ड्यूरेशन कम ज़्यादा होता रहता है, तो भी 35 से ज़्यादा एपिसोड इसकी हो सकती हैं। नावल तकरीबन आधा हुआ है, ठीक है, तो अभी 19 एपिसोड इसकी हो चुकी हैं, इतनी ही तकरीबन मज़ीद होंगी। और जनाब आज जो है वो नावल में आपको बैकग्राउंड में जो है शोर सुनाई देगा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा नहीं कि मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आज जो है वो फैक्ट्री की मशीनरी जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो गई है। तो आज जनाब सुबह सुबह काम हो रहा है और इस वक्त इस शोर शराबे में मैं रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। आपको ये थोड़ा सा शोर जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। पढ़ते हैं कहानी की जानिब, जिसमें नए किरदार शामिल हो चुके हैं और बाब दोम शुरू हो चुका है इसका और नए नए किरदार हैं। अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। कहानी का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 20। रात की इस पहर जब हर तरफ नींद ने जादू सा कर डाला था और सब उसके ज़ेरे असर थे। घरों की बत्तियां मध्यम थीं या गुल हो चुकी थी। उस छोटे से खूबसूरत घर के नीचे वाले एक कमरे में रोशनी थी और उस कमरे में मौजूद लड़की की आंखें देखकर लगता था कि बरसों से सोई नहीं। वो लड़की स्लीपिंग ब्यूटी बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक दिन चलती हुई वो महल की दूसरी तरफ निकल जाए, जहाँ बूढ़ी औरत के चरखे की नोक उसे चुभे और वो 100 साल नहीं हमेशा के लिए सो जाए। मगर उसे कोई बदसूरत बूढ़ी परी कोई बद्दुआ देकर कभी ना गई थी। अगर उसे कभी किसी बदसूरत बूढ़ी करख्त जालिम किस्म की परी ने बद्दुआ नहीं दी थी, तो फिर ज़िंदगी बद्दुआ से क्यों लगने लगी थी। फ़ायका, यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें किचन में ढूंढ रहा था। मुर्तज़ा उसे तलाश करता हुआ उस कमरे में आ पहुँचा था और अब नरमी से कहते हुए आंखें मलते हुए उसके करीब आकर बैठ गया। उसने चेहरा मोड़कर अपने शौहर की तरफ नहीं देखा, हालांकि ये वो शख्स था जिसे कभी वो घंटों तकते हुए ना थका करती थी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? शौहर के इस्तफसार पर जागती हुई शहजादी ने उसकी तरफ जिन नज़रों से देखा वह निगाहें चुराने पर मजबूर हुआ। चलो आओ, वो उसका हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। बरसों से जागी लड़की खामोशी के साथ उठकर उसके साथ चल दी। नीचे वाले कमरे की बत्तियां भी गुल हो गईं। चरखे की नोक उस औरत को चुभ गई थी जो कई माह से सो रही थी और जागती ही ना थी। कौन कौन ना आता था उसके पास, कौन कौन ना उसकी मिन्नतें करता था कि वो उठ जाए, मगर उस तक तो जैसे कोई आवाज़ जाती ही ना थी। उसको तो जैसे बेदार होने की ख्वाहिश ही ना थी। और एक दिन सोई हुई औरत ने आंखें खोल दी। पता नहीं इतने लोगों में से किसकी दुआ रंग ले आई थी। वो उठ गई थी। मौजज़ा हो गया था। उस वक्त कोई ना जानता था कि मौजज़ा शायद किसी मोहलत के लिए हुआ है। मोहलत पूरी तो ज़िंदगी पूरी। पैसे से बंदे की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज ख़रीद लिए जाते हैं, ये ताकत के बलबूते पर ज़ुबान ही बंद करवा दी जाती है। अब दुश्मन ने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया था, खौला नहीं जान पाई। बस इतना हुआ था कि जो शाहिद गवाह बनकर इतने अरसे की भागदौड़ के बाद मंजिल आम पर आया था, वो केस की समाअत के रोज़ पस मंज़र में गायब हो गया। बैलिफ ने बताया कि जब वो उसे लेने पहुंचा, मकान को ताला लगा हुआ था और पड़ोस में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। पिछले 11 महीनों की तरह ये समाअत भी बेनतीजा रही। मुजरिम आज़ाद रहा और बेगुनाह फिर हवालात का मकीन बनने जा रहा था। वो अब्दुल हादी से निगाह चुरा रही थी, उसको लगी हथकड़ियों से निगाह चुरा रही थी। आई एम सॉरी अब्दुल हादी, वो उसकी तरफ आई। कमरा अदालत आहिस्ता आहिस्ता नफूस से खाली हो रहा था। असदुल्ला ने वादा किया था कि वो गवाही देने ज़रूर आएगा। कल रात भी मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन आगे कुछ कहने के लिए अल्फाज ना थे उसके पास। एडवोकेट खौला बिनत ज़ैद, मेरा एक काम करेंगी आप? अब्दुल हादी ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय सवाल किया। यकीनन ये काम आपके फ़राइज़ में शामिल नहीं, फिर भी वो कुछ मुतअम्मल हुआ। आप कहें अब्दुल हादी, मुझे आपके किसी भी काम आकर खुशी होगी। उसको झिझकते देखकर वो मुलायमत से बोली।
اور جب اس نے کام بتایا تو خولا دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ دونوں گارڈ جو ان سے ذرا فاصلے پر کھڑے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیے۔ آخر حیرت سے باہر نکلتے ہوئے خولا نے مسکرا کر اوکے کہتے ہوئے سر کو خم کیا۔ وہ انہی گارڈز کے ہمراہ کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا اور خولا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ عبدالہادی، اس نے اکثر اسے حیران ہی کیا تھا۔ اس دن بھی جب اس کیس کی پہلی سماعت تھی، جب وہ کٹہرے میں کھڑا تھا، جب فاضل جج اسے یہ پڑھ کر بتا رہے تھے کہ اس پہ کیا فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس وقت بھی خولا بنت زید اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کس بات پر چلا رہا تھا؟ نہیں تھی وہ ایسی، زبان کھینچ لوں گا میں اس کی جس نے اس کے لیے یہ لفظ بولا۔ 10 قتل بھی کرنے پڑے تو کر دوں گا۔ وہ خولا بنت زید، وکیل استغاثہ، جو اپنے کاغذات سیٹ کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ان سوالوں کو ترتیب دے رہی تھی جن سے اس نے اس سفاک شخص کے بخیے ادھیڑنے تھے۔ اور ہوا کیا؟ اس نے ہی خولا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ ڈالی تھی، اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ملزم جس پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا، اس نے چلا کر یہ نہیں کہا کہ وہ قاتل نہیں، وہ خونی نہیں، بلکہ وہ مشتعل اس بات پر ہوا کہ اس لڑکی کو کاری کہا جا رہا تھا۔ اسے خود پر لگے الزام کی پرواہ نہ تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی تو اس لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالنے کی جس لڑکی کے قتل کے الزام میں وہ اس وقت کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جس لڑکی کے لیے کاری سننا برداشت نہیں کیا، اس کو کاری قرار دے کر قتل کر سکتا تھا وہ؟ کیا وہ قاتل ہو سکتا تھا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ فاضل جج نے خاموشی سے اس شخص کو تھوڑی دیر دیکھا اور پھر سے چارج شیٹ پڑھنے لگے، اور جب ایڈوکیٹ خولا بنت زید کو بطور وکیل استغاثہ سوالات کرنے کی دعوت دی گئی، تب تک وہ سوالیہ نشان اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اطمینان سے اٹھی اور کٹہرے میں کھڑے شخص کی طرف مڑنے کے بجائے فاضل جج کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی سماعت کو کم از کم 1 ہفتہ تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی اور 21 دن بعد وہ اسی کمرہ عدالت میں کھڑی تھی، مگر وکیل استغاثہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ عبدالہادی کے وکیل صفائی کی حیثیت سے۔ حالانکہ یہ قدم نیچرل لا آف جسٹس کے خلاف تھا اور ایڈوکیٹ خولا بنت زید کے اپنے اصولوں کے منافی بھی۔ ایسا وکیل قابل اعتبار نہیں رہتا۔ لوگ اسے اپنا کیس دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جانے کب دوسری جانب جا کھڑا ہو۔ پھر بھی وہ اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا کر عبدالہادی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ تو میں سوچ نہیں سکتا کہ اس نے تمہیں زیادہ پیسہ آفر کیا، اس لیے تم اس کی طرف چلی گئی۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے بہکنے کی؟ کہیں اس کے خوبصورت چہرے پہ تو نہیں مر مٹی تم؟ وہ جو آپ جناب ہوتا تھا وہ گیا بھاڑ میں، فوراً اصلیت پر آ گیا تھا وہ۔ جب پہلی بار اس کے آفس آیا تھا تب کتنا مہذب اور دکھی لگ رہا تھا، جو اپنی بہن کے لیے انصاف چاہتا تھا، اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہ اطمینان آپ رکھیں کہ آپ اپنی بہن کے لیے انصاف چاہتے ہیں، اس کے قاتل کو پھانسی کے پھندے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے مسکرا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پچھتائیں گی آپ، اس کے معصوم چہرے پر جا کر۔ بڑا اداکار ہے وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ ایڈوکیٹ خولا بنت زید کے قدم رکے نہیں، وہ قدم بڑھاتی رہی۔ آج بھی اس کے قدم نہیں رکے تھے، لیکن کیس رک سا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ پچھلے کئی ماہ سے عبدالہادی کے ساتھ اس کی طاقت بن کر کھڑی تھی، جو اسے اکثر حیران کیا کرتا تھا، اور آج کی اس کی فرمائش وہ ابھی تک اچنبھے میں تھی۔ پروفیسر زید ابصار نے قلم ہاتھ سے رکھا اور بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ صبح سے وقفے سے انجانے نمبروں سے آنے والی کالز نے جس کو عجیب سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ دشمن سامنے ہو تو جنگ کا بھی مزہ ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل تو اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ تم جس فیلڈ میں ہو یہ عام سی چیزیں ہیں، انہیں حواس پر سوار مت کرو خولا۔ میں حواس پر سوار نہیں کر رہی بابا، مگر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ آپ ان سب سے کیسے نپٹتے ہیں بابا؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد رکھتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہو احتیاط کرتا ہوں۔ خولا ایک بار پھر اس شخص سے متاثر ہوئی جس کے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ بغیر کسی شہادت کے سچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اس شخص کو ہمیشہ سکون میں دیکھا تھا، حالانکہ کیسے حالات ہی کیوں نہ پیش آئے تھے۔ بابا، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ اسی اثنا میں ثروت لائبریری میں داخل ہوئی تھی۔ کس کا فون آ رہا ہے بار بار خولا؟ ایک کالم نگار کی بیوی اور ایک وکیل کی ماں ہو کر انہیں سچویشنز سمجھ آتی تھیں، پھر بھی پہلے انتظار کرتی تھی کہ کوئی خود ہی انہیں بتا دے۔ یہ اور بات کہ باپ بیٹی کے کچھ سیکرٹس ایسے ہوتے تھے جن سے وہ اکثر بے خبر رہتی تھی۔ اقصیٰ کا
खौला ने बेस्ट फ्रेंड का नाम लेकर टालना चाहा, मगर सामने वकील की माँ थी। बार बार क्यों कर रही है कॉल? मशकूक अंदाज में सवाल करते करते कुछ याद आया। अब आए फ़ोन तो मेरी बात करवाना, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है क्या ज़रूरी बात करनी है आपने, खौला ने उनका गाल चूमते हुए कहा। हाँ तो क्या सारी उम्र शादी नहीं करनी? बाप तुम्हारे को तो परवाह नहीं, अक्सर ही शायद थोड़ी अकल दे दे। जो चीज़ उसके पास नहीं है मुझे कैसे देगी? वो हंसी। खौला 30 से ऊपर की हो गई हो। मामा की फ़िक्रमंदियाँ आजकल इसी हवाले से थीं। और मेरी उम्र में आप एक 10 साला बेटी की माँ थी। खौला ने जल्दी से उनका मतवक्का अगला जुमला बोला तो मामा उसे घूर कर रह गईं, जबकि बाबा हंस दिए थे। उबैद अच्छा लड़का है, अच्छा बिजनेस है। उस अच्छे उबैद के बारे में मैं वापस आकर बात करूं? कहाँ जा रही हो? वापस आकर बताऊं? तब भी क्यों बताना है? मामा ने खफगी भरे अंदाज में कहा तो उसने उनके गले में बाहें डालकर उन्हें प्यार किया। मामा मुस्कुराने पर मजबूर हुई। इरादा उसका फ्लावर शॉप पे जाने का था, मगर अयूब चाचा को गेट खोलने का इशारा करते हुए जब वो गाड़ी की तरफ बढ़ी तो उसे कुछ ख्याल आया। चाचा गेट बंद ही रहने दें, कहते हुए वो फिर अंदर गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में क्रिस्टल का एक जार था। वो लॉन में दीवार के साथ लगे मोतिया के पौधों की तरफ आ गई और शफाफ सफ़ेद कलियों की सूंधी महक को अपने अंदर उतारते हुए उन्हें जार में कैद करने लगी। 2-3 पौधों से उनकी चांदनी चुराने के बाद जार भर चुका था। वो उसे अपने नाक के पास लाई। ताज़ा शादाब कलियों की खुशबू ने उसके अंदर तक ताजगी दौड़ा दी। उसके लबों पर मुस्कान बिखर गई। उसने गुनगुनाते हुए जार को बंद किया और पोर्च की तरफ आ गई। ये एक ठंडी सहपहर थी। उसे किसी की अनोखी फरमाइश पूरी करनी थी। सामिन मुस्तफ़ा ने आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेरने के बाद सामने जो निगाह की तो जैसे पलटना ही भूल गई। सामने का मंजर ही ऐसा था, निगाहों और कदमों को गिरफ्त में ले लेने वाला। वो लड़की उस छोटी सी कब्र पे मोतिया की कलियां फैला रही थी जो पहले ही बेदम कलियों से ढकी हुई थी। इस काम के साथ साथ वो जैसे उस कब्र में मौजूद खाकी से हम कलाम भी थी। जाती हुई शाम की सुर्खियाँ और उस लड़की के आरिस की गुलाबियाँ मिलकर माहौल को एक नए ही रंग से आशना कर रही थी। सामिन ने ऐसा मंजर पहले कभी ना देखा था। वो लड़की मसरूफ़ रही, यहाँ तक कि उस जार में से तमाम कलियाँ निकल कर उस कब्र को महका गईं जो गालिबन किसी नौज़ायदा बच्चे की थी। फिर वो खड़ी हो गई, अपने सर पे दुपट्टे को ठीक किया और हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। सामिन चौंक कर उस मंजिल की सहर से निकले और ख़ुद को मलामत करने लगे कि कैसी जगह खड़े होकर किसी अनजान लड़की को यूं तक रहे हैं। हालांकि ऐसी उनकी फितरत तो ना थी और ना ही आदत। वो कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते पर आ गए। अचानक एक शोर सा बुलंद हुआ। उन्होंने उस सिमत निगाह की तो मालूम हुआ कि यह शोर बगैर साइलेंसर की मोटरसाइकिलों और उन पर सवार नौजवान लड़कों की चीखों और सीटियों का था। वो कब्रिस्तान से बाहर वाली कच्ची सड़क पर मिट्टी उड़ाते हुए आए और सड़क पर आगे पीछे खड़ी दोनों गाड़ियों के पास रुक गए। फिर चंद लड़के छलांग मार कर उतरे। सिल्वर ग्रे स्वीक पे बैठे और शोर मचाते हुए गाड़ी और मोटरसाइकिलों समेत ये जा वो जा। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि वो गर्द की चादर में लिपटे इस गैर वाज़े मंजर को समझने की कोशिश करते रह गए। सूरत हाल समझ तो तब आई जब वो लड़की रुको रुको मेरी गाड़ी रुको कहती हुई बेरब्त अंदाज में चिल्लाती हुई उनके बराबर से गुजरकर कब्रिस्तान की 4 दीवारी पार करके बाहर निकल गई। सूरत हाल समझते हुए वो तेज़ी से उसके पीछे गए। वो मेरी गाड़ी ले गए। परेशानी में उनको देखकर बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, मैं देखता हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। यकायक उसे जाने क्या ख्याल आया कि उनके पीछे लपकी। नहीं, आप रहने दें प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं। वो 7-8 लड़के और ये अकेला अजनबी, खुदा ना खास्ता वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा देते तो वो ऐसा रिस्क क्यों कर ले सकती थी। और जामिन मुस्तफ़ा ऐसा रिस्क तो शायद ले लेते, मगर शाम की इस समय लड़की को अकेला छोड़कर ना जा सके। शोर अपने पीछे धूल मिट्टी का धुआं छोड़ते हुए दूर से दूर तर होता जा रहा था। जल्द ही वो अपने हवास बहाल कर चुकी थी और अब इत्मीनान से उस सिमत देख रही थी और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आइए मैं आपको छोड़ दूं, उन्होंने शाइस्तगी के साथ पेशकश की। नहीं, मैं चली जाऊंगी, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। रात होने वाली है, यहाँ से आपको कोई मुनासिब सवारी नहीं मिलेगी, उन्होंने मुहज़्ज़िब लहजे में समझाया। और आप जानती हैं कि ये जगह शहर से काफ़ी दूर है। उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। सूरज अपने मस्कन को लौट चुका था। उसकी बाकी मांदा सुर्खियों को रात की स्याहियाँ निगलने के चक्करों में थीं। वो शशो पंच में पड़ गई। आप मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दें प्लीज़। मैं आपको किसी टैक्सी ड्राइवर से कम काबिल एतबार लग रहा हूँ क्या? सामिन उसके चेहरे को पढ़ते हुए बोले। उसने पहली दफ़ा उनकी तरफ गौर से देखा। सफ़ेद शर्ट, स्याह पतलून, सुरमई और स्याह धारियों वाली टाई में वो बंदा लग रहा था कि
ऑफिस से निकलकर सीधा यहीं आ रहा है। उनकी शानदार पुरवकार शख्सियत बिलाशुबा काबिल एतबार लग रही थी। वो कुछ कहे बिना उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ज़ामिन ने आगे बढ़कर उनके लिए फ्रंट डोर खोला। मुझे ज़ामिन मुस्तफ़ा कहते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने अपना तारुफ करवाया। गाड़ी पक्की सड़क पर आ चुकी थी। और मैं एडवोकेट खौला बिनत ज़ैद हूँ। एडवोकेट हूँ, फाइट फॉर राइट। राइट? उन्होंने उस पर नज़र डाली। राइट, खौला मुस्कुराई। ग्रेट, अच्छी लगती है हक के लिए लड़ती औरत। ये जुमला शायद उन्होंने अपने आप से कहा था, इसलिए तो खौला के कानों तक बमुश्किल पहुँच पाया। हक के लिए तो हर कोई लड़ता है, हर कोई नहीं लड़ता। उन्होंने खिज़ां रसीदा लहजे में उसकी बात को मुस्तरद किया। अजीब हुस्न मलाल की कैफियत थी जिसमें वो यकदम घिर गए थे। इसके बाद खामोशी छा गई। वो होंठ भींचे सड़क पर नज़रें जमाए ड्राइविंग करते रहे। आप क्या करते हैं? खौला को खामोशी से वहशत होने लगी तो यही पूछ लिया। इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस का बिज़नेस है मेरा। हमारी कंपनी ये अप्लायंसेस तैयार करती है। उन्होंने बेहद संजीदा लहजे में जवाब दिया और फिर तवील खामोशी। क्या मैं आपका सेल फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? और कुछ समझ ना आया तो सोचा बाबा को ही इतला कर दे कि उनकी लाडली क्या नुकसान करवा चुकी है। अपना मोबाइल तो गाड़ी के साथ ही चला गया, इसलिए डैशबोर्ड पर सिगरेट केस के साथ रखे उनके फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए इजाज़त तलब की। श्योर, एक लफ्ज़ी जवाब आया। बाबा को सारी कथा सुनाने के बाद अपना नंबर डायल किया। हस्बे तवक्का बंद था। गाड़ी तो लेकर गए, मोबाइल भी चला गया। मामा बाबा ने गिफ्ट किया था। या अल्लाह, बैग भी तो मेरा उसी में था और मेरी फाइल्स। अब एक के बाद एक नुकसान याद आ रहा था जिसे आवाज़ बुलंद गिनवाया जा रहा था। यंगस्टर्स और उनके एडवेंचर्स। ज़ामिन ने चंद लफ्ज़ों में नई नस्ल की हरकतों पर तासुफ़ का इजहार किया और फिर जामिद चुप। ये शख्स कम को ज़रूर है मगर मिजाज में इतनी संजीदगी तो यकदम ही उद कर आई थी। वो अपने नुकसानात भूलकर उनको सोचने में महव हो गई। किस इलाके में जाना है आपको? शहर में दाखिल होने के बाद उन्होंने पूछा तो वो चौंकी। ऐसा करें, किसी अच्छी सी बेकरी के सामने उतार दें मुझे, मैंने केक लेना है। गाड़ी छिन जाने के गम में केक खाते पहली बार देखूंगा किसी को। पहले तो वो हैरत में मुब्तला हुए, फिर उसी संजीदा लहजे में बोले। खौला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत अनोखे मध्यम सुरों से ज़ामिन मुस्तफ़ा की समाअतें आशना हुई। उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रास्ते में वो और भी निखर गई। उसके निचले होंठ के बिल्कुल पास वो स्याह दिल भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मकनातीसी खिलखिलाहट ने ऐसा हिसार बांध दिया जिसकी जानिब ज़ामिन मुस्तफ़ा को अपना आप खींचता हुआ महसूस हुआ। बता मौलवी, क्या कर डाला तूने? वाहिद ने बाजू पे बैठे अपने खून से प्यास बुझाते मच्छर को ताक कर मारा और फिर उससे निकलने वाले खून को हाथ से साफ करते हुए पूछा। मौलवी अब्दुल रहीम सर झुकाकर बैठे रहे। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा करके मस्जिद बना डाली या मस्जिद के चंदे में खुर्द बुर्द कर डाली। वाहिद का लहजा इस्तेहज़ाइया था। मौलवी साहब अभी भी चुप थे। हाँ, कुछ देर बाद उनकी सिसकी ज़रूर उभरी थी। अब्दुल हादी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दांतों में खलाल करता वाहिद भी चौंका। उसी असना में अब्दुल हादी को बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। वाह बे, तेरी बड़ी मुलाकातें आती हैं। वाहिद को तो कोई पूछता ही नहीं। घर वाली भी सोचती होगी कि चल चंद दिन सुकून के गुजार लूँ। तू बता मौलवी, तेरी किसी को परवाह है कि नहीं? जैसे वाहिद के लिए शराफत की ज़िंदगी बसर करना मुश्किल था, इसी तरह उसके लिए चुप बैठना भी ज़रा मुश्किल काम था। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? और ये तो मुलाकात का वक्त भी नहीं। अब्दुल हादी उसकी बात पे ध्यान दिए बिना हैरान होते हुए बाहर आया और फिर मुलाकातियों वाले कमरे में एडवोकेट खौला बिनत ज़ैद को देखकर हैरान रह गया। रात के इस वक्त और एक आम मुलाकाती बनकर। आज मैं तुमसे तुम्हारी वकील नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त बनकर मिलने आई हूँ। खौला ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। वो उस लड़की को देख कर रह गया जो आज कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। शायद एक वकील वाले सफ़ेद लिबास और काले कोट में नहीं थी, इसलिए वो उससे कुछ पूछ रही थी मगर जवाब में उसकी चुप ही मिली। वो तो कभी उससे कुछ शेयर ना कर पाया था जिससे वो हर बात करना चाहता था। अपने ख्वाब, अपनी आरज़ू, अपने जज्बात, अपने एहसासात, कभी कुछ भी तो कह नहीं पाया उससे। उसने सही मानों में उसे खोया था। अब सांसें पछताने के लिए बाकी रह गई थी। वो मजबूत एहसाब का मालिक था। वो कैद बर्दाश्त कर रहा था। उसने जिस्मानी तशद्दुद भी सहा था। वो रोया नहीं था। उसकी आंख भीगती थी तो सिर्फ उसके लिए जिसने कभी उससे एक सवाल पूछा था और वो जवाब ना दे पाया था, जिसने कभी एक ख्वाहिश की थी और वो पूरी ना कर पाया था। खौला आधा घंटा उसके पास बैठकर चली गई थी। वो चाहकर भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। यही तो उसकी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से उसने अपनी अजीज़ तरीन मता खो दी थी। वो कभी कह नहीं पाता था जो उसके दिल में होता था।
मुझे तो समझ नहीं आती ये लड़की चाहती क्या है। इस लड़की का दिमाग ख़राब है आंटी। लगता है हम दोनों को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। अक्सा ने उसे घूरते हुए चाय का घूंट भरा। उसने धनिया पुदीने की चटनी में पकौड़ा डबोया और मुंह में रखते हुए फिर से मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गई, जैसे बात उसके मुतल्लिक नहीं किसी चौथे पांचवें के बारे में हो रही थी। सरवत को ताव ही तो आ गया। मैं करने लगी हूँ उबैद के लिए। हाँ आंटी मुझे तो दिखा दें पहले है कैसा। अक्सा ने कप जल्दी से मेज़ पर रखा। हैं, उसने तुम्हें तस्वीर नहीं दिखाई? सरवत का मुंह खुला। कहाँ आंटी? खौला, जी मामा। इतनी ताबेदारी के साथ कहा गया जैसे कि इससे ज़्यादा फरमाबरदार कोई बेटी इस कुर्रा अर्ज पर ना थी। तुमने उबैद की तस्वीर अक्सा को क्यों नहीं भेजी? कौन उबैद? ये माँ का नुक्ता खोलाओ आला दर्जे पर पहुँचाने की हकीर सी कोशिश थी। खौला। सरवत ने गुस्से से कप मेज़ पर रखा और फिर अक्सा की तरफ मुड़ी। देखा देखा, अक्सा यही करती है ये हमेशा, और सबको लगता है कि माँ बाप को इसकी फ़िक्र ही नहीं। घर बिठाया हुआ है, शादी करना ही नहीं चाहते बेटी की। मामा लोगों को सीरियस ना लिया करें। उसने मामा को जज्बाती होते देखकर रसान से कहा। हाँ तुम्हारे और तुम्हारे बाप की तरह ढीठ बन जाऊँ। ले अब बेचारे बाबा को क्यों ले आई बीच में? ये तुम्हारे बेचारे बाबा ही हैं जिन्होंने तुम्हें सर चढ़ा रखा है। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 10 साल की बेटी की माँ थी। बीच में एक लम्हे के लिए रुकी कि नालायक औलाद तो आगे से जुमला खुद पूरा कर देती थी, मगर आज वो चुप रही, सिर्फ मुस्कुराकर माँ को देखा। और आंटी मेरा 7 साल का बड़ा बेटा है। अक्सा ने मज़े से कबाब खाते हुए लुकमा दिया। एंड अवार्ड गोज़ टू, उसने अक्सा को देखते हुए चबा चबा कर कहा। फिर मामा के तेवर देखकर जुमला अधूरा छोड़ना पड़ा और मोबाइल भी हाथ से रखना पड़ा। मैं उबैद से शादी नहीं कर सकती। वजह? मामा ने अबरू उठाकर पूछा। वजह यह कि वो झूठ बोलता है। हैं, तुमसे क्या झूठ बोल लिया उसने? सरवत हैरान हुई। उसने कहा कि उसको पढ़ी लिखी ख़वातीन पसंद हैं और अपनी बहन को बीए तक करने नहीं दिया, उसकी शादी कर दी। तुम्हें किसने बताया? अक्सा ने पूछा। मैंने उसकी बहन से उगलवाया। एक तो ये वकील। अक्सा ने तासुफ से सर हिलाया। हर इंसान में कोई खामी होती है खौला, मुझ में तुम में भी कई होंगी, सरवत ने समझाने की कोशिश की। झूठ बोलना कोई एक कमी खामी नहीं, ये हर कमी खामी की जड़ है मामा। ऐसा भी क्या झूठ बोल दिया उसने? खौला, वक्त और हालात की बात होती है। हो सकता है उस वक्त बहन की शादी करना ही मुनासिब फ़ैसला हो सकता है मामा, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि जिस बंदे को पढ़ी लिखी बीवी चाहिए वही कल मुझे घर नहीं बिठाएगा? हाँ तो बिठा दे घर। घर बैठी औरत पर इज़्ज़त नहीं क्या? मैं और ये अक्सा, हम भी तो हाउस वाइफ्स हैं, तो क्या ये बुरा है? नहीं, मुझे तो लगता है हम ज़्यादा सुकून में हैं। हाउस वाइफ होना आपकी या अक्सा की अपनी चॉइस है मामा, इसलिए आप खुश हैं, लेकिन मैं अपना कैरियर शादी के लिए दाव पर नहीं लगा सकती। वकालत मेरा शौक़ है, जुनून है। जॉब, प्रोफेशन, कैरियर शौक़ ही रहे तो अच्छा होता है खौला, मजबूरी बन जाए तो तकलीफ़ देता है। उन औरतों से पूछो जो शादी के बाद नौकरी करने पर मजबूर होती हैं, वो किन हालात से गुजरती हैं। मैं कब चाहती हूँ मामा कि वकालत मेरी मजबूरी बने, लेकिन छोड़ूँ तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ूँ, कोई मर्द मुझे मजबूर ना करे इसके लिए, और उबैद करेगा ऐसा। हाँ तुम्हें तो ख्वाब आता है ना। मामा चिढ़ ही तो गई, जबकि अक्सा खामोशी के साथ सुनते हुए लजीज पकौड़े खा रही थी। उसे पता था बहस में वो खौला से जीत नहीं सकती, इसलिए अब तो बस दुआ ही करती थी कि इस लड़की को कोई बंदा खुदा पसंद आ जाए। मैं पहचानती हूँ लोगों को मामा, इतने बड़े दावे नहीं करते खौला। खौला ने सादगी से कंधे उचकाए। इसी तरह मीन मीख निकालती रही तो पसंद आएगा तुम्हें कोई बंदा भला? सरवत को बेटी की हरकतें परेशान करने लगी थीं। छोड़ें आंटी, जिस दिन कोई बंदा पसंद आ गया ना इसे, उस दिन आंखों पे पट्टी बंध जानी है, फिर कोई खामी, झूठ, मकर फरेब नज़र नहीं आना इसे। अक्सा हंसी। हाँ, जैसे तुम्हें पसंद करते हुए तैमूर भाई की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मेरी जान, इसी को तो कहते हैं मोहब्बत। वो दोनों आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने लग गईं और सरवत फ़िक्रमंद सी होकर उठ गई। सॉरी मैडम, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली इतनी बड़ी अमाउंट का चेक हम मैनेजर साहब के ओके करने के बाद ही कैश करते हैं, और वो अभी हेड ऑफिस गए हुए हैं। घुंघराले बालों वाली उस लड़की ने शाइस्तगी से माजरत करते हुए वजह बयान की। खौला सर हिलाकर रह गई। एटीएम से इतनी बड़ी रकम निकलवा नहीं सकती थी, इसलिए इंतज़ार करना मजबूरी ठहरा। लड़की ने कासिद को बुलाकर हदायत की कि वो एडवोकेट खौला बिनत ज़ैद को मैनेजर साहब के केबिन में बिठा दे। वो कोफ्त के आलम में केबिन में दाखिल हुई, लेकिन मैनेजर की मेज़ के बाएं जानिब पड़ी कुर्सी पर विराजमान शख्सियत को देखकर उसके कदम थम गए और कोफ्त ज़ायल होती हुई महसूस हुई। मैडम, आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ रखें। कासिद लड़के ने दीवार के साथ रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया और ख़ुद बाहर निकल गया।
اخبار میں گم ضامن مصطفیٰ کی نظر بھی تب تک اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خولا نے کھڑے کھڑے انہیں خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے پلیز۔ انہوں نے سلامتی کا جواب دیا اور صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ جب تک وہ بیٹھ نہ گئی وہ کھڑے ہی رہے۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، کیسے ہیں آپ؟ جس شخص نے اس کے اپنے شہر سے بہت دور، جب دن خدا حافظ کہہ رہا تھا اور رات سلام کرنے والی تھی، جہاں ٹیکسی کے ملنے کے امکانات صفر ہی تھے، نہایت بے چارگی کے عالم میں اس کی مدد کی تھی، اس کے لیے یہ الفاظ نہایت دل سے نکلے، لبوں سے ادا ہو گئے اور سامنے والے کو متبسم کر گئے۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک، آپ اپنی سنائیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک، خوش و خرم۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی وکالت؟ بلکہ پہلے یہ بتائیں کہ گاڑی تو لاک کر کے آئی ہیں نا آپ اپنی؟ خولا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیسی گنگناتی ہنسی تھی، ضامن مصطفیٰ اس ردھم میں کھو سے گئے۔ نئی گاڑی ہے؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بول پائے۔ نہیں، وہی ہے۔ اچھا، کب کہاں سے ملی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اس ملک کے حالات ایسے تو نہیں کہ چرائی گئی، چھینی گئی، لوٹی گئی چیز واپس مل جائے۔ اگلی صبح ہمارے گھر کے سامنے سے، اس نے مزے سے بتاتے ہوئے انہیں الجھن میں ڈالا۔ کیا؟ آپ کی گاڑی آپ کی نظروں کے سامنے اڑا لے جانا، پھر آپ کے گھر کے سامنے چھوڑ دینا، مقصد کیا تھا اس عمل کا؟ مقصد ایڈوکیٹ خولا بنت زید کو یہ بتانا تھا کہ ابھی تو صرف گاڑی لے کر گئے، واپس چھوڑ دی، اور اگر وہ اب بھی ان کی مخالف پارٹی کو حق دلوانے کے لیے انہیں کٹہرے سے جیل تک کا سفر کروانے کے لیے سرگرم رہی تو پھر کہیں بھی کچھ بھی کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ واپس نہ چھوڑنے کے لیے وہ بڑے آرام سے بتا رہی تھی، جیسے اپنی بات نہ کر رہی ہو بلکہ کسی ڈرامے کی کہانی سنا رہی ہو۔ اتنی بڑی دھمکی؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ کیا ابھی بھی آپ وہ کیس لڑ رہی ہیں؟ ضامن کے لہجے اور چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی، جانے کیوں اندر ہی اندر وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ بالکل لڑ رہی ہوں یہ کیس۔ اس نے ایک لمحہ ٹھہر کر ان کی جانب دیکھا۔ ضامن مصطفیٰ، یہ دھمکیاں تو ہمارے لیے ملٹی وٹامن کا کیپسول ہیں، ہمیں انرجائز کرتی ہیں، ہماری کمزوریوں کو دور کر کے طاقت بخشتی ہیں، ہمیں نئے عزم جگاتی ہیں۔ وہ بول رہی تھی اور ضامن حیرانگی، الجھن اور پریشانی کے دور سے گزر چکنے کے بعد اب دلچسپی سے اس بہادر لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو مومی تھی، نازک تھی، لیکن در حقیقت آہن تھی، چٹان تھی۔ اور آپ بتائیے، آپ کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ اس نے گفتگو کا رخ ان کی ذات کی طرف موڑا اور پھر کچھ یاد آنے پر خود ہی بول پڑی۔ پتہ ہے، پچھلے ہفتے آپ کی کمپنی کا مائکرو ویو خریدا ہے ہم نے، یعنی کہ ہمارے کسٹمرز میں اضافہ۔ ضامن مصطفیٰ، آپ کا مستقبل تابناک ہے۔ ان کا لہجہ شگفتہ ہوا تو وہ ہنسی۔ اس بار انہوں نے اس کی طرف دیکھنے کی جسارت نہ کی، خواہ خواہ نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر جانے کو مچلتی، بس سماعتوں نے ہی اس کی ہنسی کی موسیقی سے لطف لیا۔ جب مینیجر صاحب تھوڑی دیر میں پہنچنے والے تھے، وہ قریباً گھنٹے میں تشریف لائے۔ انتظار دونوں کو برا لگتا تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ آج دونوں ہی اس انتظار سے اکتائے نہیں۔ دونوں کو ہی اپنی اپنی بے پناہ مصروفیات یاد نہ آئیں۔ دونوں نے اس ایک گھنٹے میں بات تو کم کی، مگر ایک دوسرے کو محسوس بہت کیا۔ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے۔ انتظار کے لیے معذرت کرنے کے بعد ان دونوں کے چیک پر نظر ڈالتے ہوئے مینیجر صاحب ذرا خوش آمدانہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے۔ اگر آپ یہ اماؤنٹ منڈے کو ڈرا کروا لیں تو؟ ایک لمحہ رک کر ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ایکچولی آج ہفتے کا آخری دن ہے، ہماری ویکلی بیلنس شیٹ بنتی ہے، اس میں کلوزنگ کریڈٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی برانچ کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ تو بڑے لوگ ہیں، کئی اکاؤنٹ رکھتے ہیں، ذرا ہم پہ مہربانی۔ مینیجر صاحب چاپلوسی پر اترنے لگے۔ ضامن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور اپنا چیک واپس لے لیا، جبکہ خولا کو یہ رقم لازماً پھپھو کو بھجوانی تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی اور ماما کی ہدایت تھی کہ ان کو آج کی آج یہ رقم پہنچاؤ، اس لیے وہ مینیجر صاحب پر مہربانی نہ کر پائی۔ ضامن نے اس کا چیک کیش ہونے تک انتظار کیا، پھر دونوں ایک ساتھ بینک سے نکلے۔ ایڈوکیٹ خولا، وہ ضامن کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگی جب انہوں نے پکار لیا۔ اس نے رک کر ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہادری اچھی بات ہے، لیکن احتیاط بھی اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ آپ تو یوں نصیحت کر رہے ہیں جیسے بابا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ نصیحتیں اور ہدایت آپ کو وہی کرتے ہیں جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ خولا بنت زید کا دل جانے کس لے پر دھڑکا۔ تو جناب، آج مجھے اپنی پرواہ کرنے والوں کی فہرست میں ایک نئے نام کا اندراج کرنا پڑے گا۔ ازلی خود اعتمادی کو فوراً پکار لیا تھا اس نے۔ ہمیں خوش گمانی تھی کہ آپ یہ کام کر چکی۔ سامنے والا بھی کم خود اعتماد نہ تھا، ساتھ ساتھ غضب کا خود شناس بھی تھا۔ شاید پہلی بار زندگی میں، پہلی بار خولا بنت زید کسی کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا پائی،
बहादुरी से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की पलकें झुकीं और आहिस्तगी से अल्लाह हाफिज़ कहकर गाड़ी की तरफ मुड़ गई। इस्लाम वो दीन मसावात है जो महमूद और अयाज को एक सफ़ में खड़ा करता है, जिसमें रंग, नस्ल और ज़ात पात का कोई सिलसिला नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब्दुल हादी ने प्लेट पटकते हुए मौलवी अब्दुल रहीम की बात काटी। कैदियों ने एक पल के लिए हाथ रोकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल रहीम की तरफ और फिर दोबारा अपने अपने हाथ में मौजूद प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गए, जिनमें पड़ी आलू छोले की बिरयानी और साथ थोड़ा सा जर्दा मौलवी साहब के दर्द से ज़्यादा कशिश रखते थे। जर्दे पुलाव की ये देगें किसी सेठ ने भिजवाई थी, जिसे कभी किसी वजह से हवालात में 2 हफ्ते गुजारने पड़े थे। इस अरसा में वो जान गया था कि सबसे बड़ी सज़ा यहाँ का खाना है। तब से वो अक्सर कैदियों के लिए खाना भिजवाता था। खाना खाओ बेटा। अब्दुल रहीम ने बहुत गौर से उसकी तरफ देखा और नरमी से कहते हुए सामने पड़ी प्लेट नज़दीक खिसकाई और आवाज़ बुलंद खाना शुरू करने की दुआ पढ़ने के बाद पहला नवाला मुंह में डाला और फिर उसकी तरफ देखा जो बदस्तूर बड़बड़ा रहा था। झूठ, सब झूठ। मौलवी अब्दुल रहीम के लिए वो एक पहेली सा था, और सच बात तो ये कि कुछ ही अरसा में उसके साथ उनसियत सी महसूस होने लगी थी। जिस वक्त वो जेल में कदम रख रहे थे उस वक्त शर्म से सर झुका जाता था और दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। उन्हें लगता था कि उम्र भर की इज्जत खाक हुई, उस पर वाहिद की ठट्ठे हंसी मजाक। तब अब्दुल हादी ने उनकी तरफ केक का टुकड़ा बढ़ाया था। उन्हें लगा वो भी वाहिद की तरह उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्होंने उसका हाथ परे कर दिया था। मौलवी साहब को केक नहीं, हलवा खिला यार। वाहिद बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए हंसा था। अब्दुल हादी ने नागवारी के साथ उसे देखा और मौलवी साहब की हालत देखकर इसरार नहीं किया। खा ले मौलवी, ये पेट बड़ी कमीनी शय है, ये तो मरते वक्त भी 2 घूंट पानी मांगता है। वाहिद की हंसी का साथ सिर्फ उसकी तोंद दे रही थी। वहाँ बैठे बाकी दोनों नफूस को ये कहा कान में किसी धमाके की तरह लग रहा था। ये बिस्तर थोड़ा साफ़ है, आप इस पर लेट जाएं। अब्दुल हादी ने उठकर अपना बिस्तर उनके लिए बिछाया था। वो पहला दिन था और उसके बाद से उन्होंने जितना उसे जाना था यही समझे थे कि उनकी तरह वो भी किसी ऐसे जुर्म में अंदर है जो उसने किया ही नहीं। वो बहुत सुलझा हुआ जवान था। ना वो गुफ्तगू में खुद से हिस्सा लेता था, ना ही किसी सवाल का जवाब 1-2 लफ्ज़ से ज़्यादा देता था। उसका लहजा महज़िब था, मगर आज एकदम से उसका चिल्ला उठना, वो अभी तक मुताज्जब थे। खाला, याद है ना आज क्या दिन है? प्यारी सी महार ठोड़ी तले हाथ रखे पूछ रही थी। खौला मुस्कुरा दी और स्क्रीन पर बने माइक पर हाथ रखा। जी मेरी जान, खाला को याद है। उसने माहा के वीडियो मैसेज के जवाब में वॉइस नोट भेजा था और बाकी मैसेजेस देखते हुए चीज़ें समेटने लगी। उसे मार्केट जाना था, माहा के लिए गिफ्ट लेना था। 2 बेटों के बाद आने वाली बेटी की सालगिरह अक्सा और तैमूर दोनों मियाँ बीवी बहुत धूमधाम से मनाते थे। ज़ैनब के साथ वो कोर्ट से निकल आई। तुम गिफ्ट लो, मैं जब तक यहाँ हूँ। मॉल में दाखिल हुए तो ज़ैनब को मेकअप सिटी नज़र आ गया था। अब भला वो जाती कहीं और। पौला ने सर हिलाया और उस फ्लोर पर आ गई जहाँ बच्चों की गिफ्ट शॉप थी। उसने माहा के लिए पिंक और वाइट कलर्स का एक प्ले हाउस पसंद किया और ग्रीटिंग कार्ड्स वाले हिस्से की तरफ पढ़ी। फ्रेंडशिप, फॉरगिव मी, थैंक्स। उसने हर तरह के कार्ड्स पर नज़र दौड़ाई और ज़ेरे लब पढ़ते पढ़ते उस तरफ पढ़ी जहाँ उसके मतलूबा कार्ड्स सजे हुए थे। उसका ध्यान कतन भी सामने ना था, इसलिए दाएं जानिब सामने से निकलते उस बंदे को ना देख पाई जो एक कदम अगर पीछे ना हटता तो यकीनन वो उससे टकरा जाती। सॉरी, एहसास होने पर उसने माजरत करते हुए सामने वाले को देखा और मज़ीद झींप गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़ामिन मुस्तफ़ा ने खुश दिली से उसे मुखातिब किया। उसे देखकर उनके रगो पै में खुशगवार सा एहसास सरायत कर गया था। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ कैसे? मेरे फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेने आया था। और आप? इत्तेफाक से मेरी भी भांजी का बर्थडे है, मैं भी उसी सिलसिले में आई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये इत्तेफाकात ही तो हैं जो आपकी ज़िंदगी में से कुछ लम्हे चुरा कर हमें दान कर देते हैं। बिल्कुल बेइख्तियारी कैफियत में उनके मुँह से ये जुमला अदा हुआ और खौला बिनत ज़ैद को एक नए एहसास से रोशनास करवा गया। खैर, तो गिफ्ट पसंद कर लिया आपने? जल्दी ज़ामिन ने इस बेइख्तियारी पर इख्तियार पा लिया। जी हाँ, पसंद भी कर लिया, ख़रीद भी लिया और पैक भी करवा लिया। दिली कैफियत पर वो भी काबू पा चुकी थी, सो बहुत एतमाद से जवाब दिया। अच्छी बात है, चलें अब मेरी भी मदद करें, गिफ्ट पसंद करवाएं मेरे साथ, फिर ख़रीद मैं खुद ही लूँगा, पैक भी खुद ही करवा लूँगा। उन्होंने उसी के अंदाज़ को अपनाते हुए दरख्वास्त की तो वह हंसती। हंसता तो हर कोई है, लेकिन हर कोई इतना दिलकश क्यों नहीं लगता? एक सवाल ज़ामिन मुस्तफ़ा के अंदर जागा। वो उनके साथ दूसरी तरफ आ गए और जो गिफ्ट खुद लिया था उसी का मशवरा उन्हें भी दिया। एक बच्ची के लिए ये बहुत बेहतरीन तोहफ़ा था। ज़ामिन को पसंद आया।
गिफ्ट पैक हो रहा था जब खोला ने इजाज़त चाही। क्या हम इकट्ठे लंच कर सकते हैं? सामिन ने शाइस्तगी से पूछा। फिर कभी सही, अभी मुझे जाना है। फ्रेंड है साथ, उसे जल्दी है और मुझे भी एक दो काम निपटाने हैं। फिर फंक्शन में भी वक्त पर पहुंचना है, वरना अक्सा तो मुझे मार ही डालेगी। उसकी माजरत सुनते हुए जामिन चौंके। लगता है एक खूबसूरत इत्तेफाक और होने वाला है। क्या मतलब? जामिन ने कोई जवाब ना दिया। मुस्कुराकर जेब से वॉलेट निकाला और काउंटर की तरफ मुड़ गए। वो मुस्कुराती हुई ज़ैनब की तलाश में निकली, जो उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक कॉस्मेटिक्स में ही गुम थी। शिफॉन का स्याह लिबास, जिसके गले और आस्तीनों पर रूबी और फ़िरोज़ा को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुनफरिद काम किया गया था, उस पर सजकर हकीकत में और भी खूबसूरत हो गया। कमर तक आते गहरे स्याह और मुलायम बालों को झटका देते हुए उसने आईने पर आखिरी निगाह डाली और दुपट्टा गले में डालकर बाहर आ गई। बाबा तैयार खड़े थे। रात के वक्त वो उसे अकेले कहीं आने जाने नहीं देते थे, खुद छोड़ते और खुद ही लेने आते। अक्सा ने फंक्शन का इंतज़ाम अपने लॉन में कर रखा था। वो माहा को प्यार करके उसकी सास और बाकी फैमिली से मिलकर उस मेज़ की तरफ आ गई जहाँ अक्सा के बेटे माज और महद बैठे थे। वो उनके पास वहीं बैठ गई और उनके साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। कुछ देर बाद ही उनके ननिहाली यंग कज़न्स की पार्टी पहुंची तो वो उनकी तरफ चले गए। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए वो यूं ही माहौल का जायज़ा लेने लगी। अक्सा के भाई का म्यूज़िकल बैंड था जो इस वक्त कोई फास्ट नंबर गा रहा था। उसकी निगाहें यूं ही भटकते हुए पास लगे मोतिया के पौधे पर खिली कलियों पर अटक सी गईं। उनकी महक को अपने अंदर उतारते हुए उसका ध्यान अब्दुल हादी और उस कब्र की तरफ चला गया। फिर तेज़ म्यूज़िक, बच्चों का हल्ला गुल्ला, औरतों और मर्दों के हंसने बोलने की आवाज़ें पस मंज़र में चली गईं और वो उस केस की पेचीदगी पर गौर करते हुए इस कदर खो गई कि उस वक्त चौंकी जब उसके और मोतिया के बीच स्याह मर्दाना चप्पल में मकीद दो साफ़ सुथरे से पाँव आकर हायल हुए। उसने आहिस्ता से निगाह ऊपर की। लगता है एक और ख़ूबसूरत इत्तेफाक होने वाला है। उसके कानों में आज दोपहर कहा गया जामिन मुस्तफ़ा का जुमला गूंजा और लबों पर बेइख्तियार तबस्सुम बिखर सा गया। स्याह कुर्ता शलवार, कंधों पर ब्राउन शाल। जामिन मुस्तफ़ा अपनी भरपूर जाज़बियत के साथ उसके सामने खड़े थे। बिलाशुबा वो लाखों में मुमताज़ नज़र आने वाला शख्स था। ये इत्तेफाक उसे भी बहुत खुशगवार लगा। उनके सलाम का जवाब देते हुए उसने उनके लिबास का बगौर जायज़ा लिया और दिल में उनकी खुश लिबासी को सराहा भी। एक इत्तेफाक और, उन्होंने उसे बगौर अपना जायज़ा लेते देखकर अपने और उसके लिबास के हमरंग होने की तरफ इशारा किया। वो हंस दी और साथ ही उन्हें बैठने का इशारा किया। वो शुक्रिया कहते हुए मेज़ के दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठ गए। किस सोच में इतना महव थी आप? यूँ ही एक क्लाइंट के बारे में सोच रही थी। तो आपकी सोचों में आने के लिए मुजरिम बनना पड़ता है। गहरा लहजा, गहरी निगाहें। एक पल के लिए तो वो गड़बड़ा सी गई। दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगीं। मेरे क्लाइंट्स मुजरिम नहीं होते। जल्द ही उसने खुद पर काबू पाया। दोहरी फीस लेती हैं क्या? उन्होंने महद को गोद में बिठाते हुए कहा, जो दूर से उनको देखकर उनकी तरफ भागता हुआ आया था। क्यों? क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझी। अदालत से बाहर भी उनकी वकालत करने की। टिश्यू पेपर के साथ महद के मुंह पर बने नक्शो निगार साफ करते हुए उन्होंने जवाब दिया तो वो बेइख्तियार हंस दी। सामिन सर उठाकर उसे तकने लगे। हंसी थी या कोई इम्तिहान? वह निगाहें चुरा गए और महद से बातें करने लगे। वो भी अपनी तोतली ज़ुबान में उनके साथ लग गया। खोला उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद अक्सा उनकी जानिब आई। सामिन भाई, शुक्र आप आए, वरना आज तो तैमूर ने भी आपसे खफा हो जाना था। वो मुस्कुरा दिए। मेरा ख्याल है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं। कहीं आप क्लाइंट तो नहीं हमारी वकील साहिबा के? उसने शरारती लहजे में पूछा। फ़िलहाल तो नहीं, उन्होंने मानी खैज़ लहजे में जवाब दिया। खौला का दिल, उफ़ क्या मुसीबत है। पहले तो कभी ऐसे ना धड़का था। अक्सा कुछ देर उनसे बातें करने के बाद एक्सक्यूज़ करके चली गई कि उसे दूसरे मेहमानों को भी वक्त देना था। आपको पार्टीज़ या फंक्शंस में जाना पसंद नहीं क्या? खौला ने पूछा, क्योंकि अक्सा की बातों से यही जाहिर हुआ था। नहीं, यानी कि आप सोशल नहीं हैं। दिखावे का हजूम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कटकर रहता हूँ। अपने दोस्तों की खुशी में शरीक होने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि अभी यहाँ मौजूद हूँ। खौला ने हल्का सा सर हिलाया। सब मेहमानों के आ जाने के बाद नन्ही सी परी बनी माहा ने केक काटा। उसके बाद डिनर का इंतज़ाम था। वो अक्सा की बहन के साथ कुछ देर गुफ्तगू करके अपनी प्लेट उठाकर उसी मेज़ की तरफ आ गई। उसकी नज़र बेखुद होकर जामिन मुस्तफ़ा पर जा ठहरी, जिनको तैमूर हाथ पकड़कर एक तरफ ले गए थे, और अब जाने उनसे क्या बात कर रहे थे कि उनके होंठों पर नरम सा तबस्सुम था, जबकि तैमूर का अंदाज़ शरारती सा लग रहा था। ऐसा क्या है जामिन मुस्तफ़ा तुम में कि सारे माहौल पर छा जाते हो? बमुश्किल उन पर से नज़रें हटाते हुए उसने दिल ही दिल में उनसे सवाल किया।
थोड़ी देर बाद वो भी आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। खौला ने अपनी सोचों को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसे दिल में ये एतराफ़ करना ही पड़ा कि सामने बैठा ये बंदा माहौल पर ही नहीं, हवासों पर छा जाने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। वो खुद एक साहिरा थी, मगर उस शख्स से मिलने के बाद उसे महसूस होता था कि हर दफ़ा वो उस पर ऐसा सहर फूंक देता जिसके तिलिस्म से वो बाहर ही ना निकल पाती थी। तैयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। बैंड का शोर ख़त्म हो चुका था और अब कोई मुकामी गज़ल गायक अपनी आवाज़ का जादू चका रहा था। मैं उससे झूठ भी बोलूँ तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊँ वो मेरा हो के रहे, मैं गिरूँ तो मेरी पस्तियों का साथी हो। खौला बिनत ज़ैद को सामने देखना दो भर लग रहा था। दूसरी जानिब बैठा वो साहिर, वो जादूगर, मंतर पे मंतर पढ़कर उस पर फूंकता जा रहा था और वह सहर ज़दा होती जा रही थी। करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में, मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो। वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख़याल के सब मंज़िरों का साथी हो। सामिन मुस्तफ़ा के ख़्यालों और ख्वाबों को अल्फाज का पैरहन शायर ने पहना दिया था और उन्हीं ख्वाबों ख़यालों की मुजस्सम सूरत बनकर खौला बिनत ज़ैद बड़ी शान और तमकीनत के साथ उनके सामने बैठी थी। वो फातिहा बनती जा रही थी और जामिन मुस्तफ़ा जाने क्या क्या हारते जा रहे थे। गज़ल ख़त्म हो चुकी थी और अब कोई और गीत फ़िज़ा में बिखर रहा था, लेकिन दोनों के महसूसात पिछले लफ्ज़ों के हिसार में ही थे। रातें खुनक थी, फ़िज़ा में ठंडक फैलती जा रही थी। एक सर्द हवा का झोंका आया तो वो बेइख्तियार अपने बाजुओं में सिमटने लगी। सामिन का जी चाहा कि वो अपने कंधों से शाल उतारकर उसे उड़ा दें, मगर ऐसा वो महज सोच कर रह गए। वापसी पर उन्होंने खौला को उसके घर ड्रॉप करने की पेशकश की थी। पापा लेने आ जाएंगे, उसने अपनी बाली से खेलते हुए जवाब दिया, जिसमें छोटे छोटे फ़िरोज़े जड़े हुए थे। फॉर्मल ना हो खौला, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उनका लहजा मनवाने वाला था और वह मान भी गई। उसने बाबा को टेक्स्ट कर दिया कि वो उसे लेने नहीं आए। अक्सा और तैमूर से रुखसत लेते वक्त अक्सा ने बड़े शरीर अंदाज में उसे देखते हुए नज़रों ही नज़रों में कुछ इशारे किए, जिन्हें उसने कसरत नज़रअंदाज किया। रस्ते में वो कुछ गुमसुम सी थी। सामिन ने दो चार बातें की और उसकी चुप को नोट भी किया। खिड़की से यक हवा अंदर आई थी। उसने शेफोन का दुपट्टा अपने गिर्द लपेटते हुए जैसे उस ठंडक से बचने की कोशिश की। शाल ले लें, उन्होंने पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उन्होंने बैठने से पहले वहाँ रखती थी। उसने मना कर दिया, वो भी इसरार ना कर सके। खौला खुद को दिल में डपटने लगी कि क्या ज़रूरत थी इस मौसम में ऐसा फैशन करने की, जिसमें दोपहरें ठंडी और रातें ठंडी तरीन होती हैं। घर के सामने वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और गेट की तरफ चल दी। सामिन उसे ज़्यादा देखते रहे। गेट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई, जबकि जामिन पहले ही हॉर्न दे चुके थे और अब गेट खुलने और उसके अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक वो पलटी और उनकी तरफ आई। आप अंदर आइए ना, वो थोड़ा झुककर शर्मिंदा से लहजे में बोली। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। नहीं शुक्रिया, इस वक्त आप खुद थकी होंगी, मुनासिब नहीं, फिर इंशाअल्लाह। उन्होंने शाइस्तगी से मना किया। गेट खुल चुका था। वो उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर अंदर चली गई। चौकीदार ने हाथ के इशारे से जामिन को सलाम किया। उन्होंने सर के इशारे से जवाब देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अपने घर तक के सफ़र में वो खुद भी किसी गहरी सोच में थे, जैसे किसी फ़ैसले पर पहुंचना चाहते हों। दुख बोलते हैं जब सीने अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवा में चुप सी घोलते हैं, जब आंसू पलकें रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पे सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। रात का पहला पहर था और अब्दुल हादी ऊंची छत पर रेंगते पंखे पर नज़रें जमाए सोच की परवाज़ को आवारा छोड़े लेटा था। ये परवाज़ कहीं से कहीं घूमकर फिर उसी एक चेहरे तक आ पहुंचती। वो स्याह नैनों में आस भरे एक सवाल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसी सवाल के जवाब पर उसकी ज़िंदगी और मौत का इन्हसार है। अब्दुल हादी उठ बैठा। उसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। वो इस तराबी हालत में अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ था, होंठ भींचे हुए थे। उसका दिल फटने को था। वो एकदम खड़ा होकर यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। वो पानी के नन्हे कतरे अब आपस में मिलकर लहर की सूरत कनपट्टियों से बहकर नीचे तक आ रहे थे। अचानक उसका पाँव ज़मीन पर पड़े सिल्वर के ग्लास से टकराया और खामोश रात के समंदर में तलातुम सा बर्पा कर गया। अबे क्या है यार, तेरे को दिन को सुकून है ना रातों को। वाहिद अपने मैले चिकट बिस्तर पर करवट बदलते हुए चिल्लाया। मौलवी अब्दुल रहीम ने सलाम फेरा और फिर जर्द मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देखा।
अबे कोई जुर्म नहीं किया तो बेसुकून क्यों है, और अगर किया है तो डर काहे का? मेरे को देख, मेरे से बड़ा जुर्म तो ना होगा तेरा। सोचा मेरे बच्चे, उसने पुचकारते हुए कहा। थोड़ी ही देर तक फिर से उसके खराटे सन्नाटे में गूंजने लगे थे। तुमसे बड़ा जुर्म ही तो किया है। वो बड़बड़ाया और मरे मरे कदमों से चलता हुआ अपनी जगह पे आकर फर्श पर लेट गया। यहाँ की मैल से भरे बोसीदा बिस्तर के बजाय जगह जगह से उखड़ा फर्श उसे ज़्यादा बेहतर लगता। उसकी नज़रें गैर मरई नुक्ते पर जम गई, जहाँ एक मधुर भरे स्याह नैनों वाला चांदनी सा वजूद नमूदार हो गया था। वो उसकी तरफ देखता रहा। स्याह नैन भी उसे ही तक रहे थे। तुम मुझसे खफा हो क्या? उसने पूछा। काले नैनों और गुलाबी पंखड़ियों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुमसे भला कभी मैं खफा हो सकती हूँ? जिस अदा से उसने जवाब दिया, अब्दुल हादी का बिस्मिल दिल किसी और ही लय पर धड़कने लगा। तुम्हें कुछ खबर है तुम मेरे लिए क्या हो? ये रंग, ये फूल, ये झरने, ये कोसों कज़ा, सब तुम्हारे सामने कितने फीके हैं। तुम तो। वो बोलता रहा, वो मुस्कुराती रही। रंगों की बारिश दोनों के चेहरे पे होती रही। तुम्हारे और जामिन भाई के ख्यालात, तुम दोनों की पसंद नापसंद इस हद तक एक जैसी है, मुझे तो अंदाज़ा ही ना था। अक्सा उससे मिलते ही शुरू हुई। एक जैसा गिफ्ट, एक सी पैकिंग। खोला झेंप कर निचला लब दांतों तले दबा गई। वहाँ वो मुस्कुरा देते हैं, यहाँ आप शर्मा देती हैं। चक्कर क्या है वकील साहिबा? कैसा चक्कर? ये तुम पहले कब मिली हो जामिन भाई से, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो दिन में दसियों लोगों के साथ मिलती हूँ, फिर तुम कहोगी कि मैंने उनके बारे में नहीं बताया। मुझे उन दसियों लोगों में कोई दिलचस्पी है भी नहीं। मुझे सिर्फ उस एक बंदे के बारे में जानना है जिसके साथ तुम्हारे ख्यालात इतने मिलते हैं। अब ये मत कहना कि ऐसा महज इत्तेफाक है कि तुम दोनों ने एक ही गिफ्ट महा के लिए पसंद किया। खैर, मुलाकात इतनी पुरानी नहीं लगती, क्योंकि जामिन भाई का जिक्र तो मैंने शायद पहले भी तुम्हारे सामने किया है, जब तो तुमने नहीं बताया कि तुम उन्हें जानती हो। अब कहाँ मिल गए वो तुम्हें? आज अक्सा उसे बख्शने के मूड में ना थी। किस्मत से तो हाथ चढ़ती थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि कब्रिस्तान से बाहर कुछ लड़के मेरी गाड़ी ले गए और एक साहब ने। अच्छा, तो ये वो हीरो हैं जिन्होंने ऐन मौका पर तुम्हारी मदद की। कहानी के सिरे कुछ कुछ मिलते नज़र आए अक्सा को। हीरो वीरो कोई नहीं, अलबत्ता ये वही जनाब हैं, उसने अक्सा को घूरते हुए कहा। अलबत्ता दिल की काया पलट उसके अपने सामने थी। कहाँ तो वो इस हवाले से किसी के नाम से, किसी के जिक्र से भी चिढ़ती थी, और कहाँ जामिन मुस्तफ़ा के हवाले से उसे कुछ बुरा ना लग रहा था। तो हीरो बना लो ना मेरी सखी सहेली, क्या ही ज़बरदस्त जोड़ी लगेगी तुम्हारी और जामिन। चाय के साथ और क्या लोगी? वो जल्दी से उठने लगी। अभी तो अपनी कल्बी तब्दीलियों को खुद समझ ना पा रही थी। उस शख्स की साथ से मुतल्लिक जिक्र मन भाता ज़रूर था, पर वो घबरा भी रही थी। बैठो यहाँ, चाय वाय भी होती रहेगी। अक्सा ने उसका बाजू खींचकर फिर बिठा लिया। जहाँ ऐसा जिक्र छिड़े तुम भाग खड़ी होती हो। खोला, ईमान से बूढ़ी हो रही हो, शर्म करो ज़रा। मेरे 3 बच्चे हो गए, अब तो शादी कर लो। मेरी शादी तुम्हारे बच्चों की तादाद से मशरूत हरगिज़ नहीं थी। चलो, मेरे बच्चों की तादाद ना देखो, अपनी उम्र देख लो। 32 की होने वाली हो। प्यारी दोस्त, 32 की होना कोई ऐसी भी काबिल मजम्मत बात नहीं, मगर तुम और मामा तो लगता है मेरी उम्र का एक एक दिन उंगलियों पर गिनने लगे हो। वो एज कॉन्शियस कभी ना रही थी, इसलिए असर ना हुआ। हाँ तो क्या करें, हम दोनों को तुम्हारी फ़िक्र है ना। फ़िक्र है तो जंजीरें पहनाने की जल्दी क्यों पड़ी रहती है? तुम शादी को जंजीर कह रही हो? लड़की शादी कर लो तो जानो किसी का अपना हो जाने और ख़ुद किसी का हो जाने का नशा क्या होता है, किसी के नाम पर जीने मरने का सरूर क्या है। अपना घर, अपना शोहर, अपने बच्चे, इस कायनात का तो हुस्न ही निराला है। बहुत ख़ास होने का एहसास, मोहब्बत, रंग, खुशियाँ, एहसास मलकियत, क्या कुछ नहीं होता आपके पास? वो शादीशुदा ज़िंदगी की रानाइयाँ बयान करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। खोला हंसती रही। इस मौजू पे तो अक्सा बिला तकान बोल सकती थी। खोला, चाय। अक्सा की ज़ुबान के आगे ब्रेक साहिबा ने कमरे में दाखिल होकर लगाए। अभी उसने चाय का घूंट भरा ही था कि तैमूर की कॉल आ गई। मगर तैमूर, अभी तो मैं पहले क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी कैसे? आप भी ना। अच्छा ठीक है। आखिर में उसने झुंझलाकर मोबाइल कान से हटाया। मुझे जल्दी जाना होगा। जल्दी जल्दी घूंट भरते हुए उसने इतला दी। अभी तो आई हो, मामा आने वाली हैं, उनसे मिलकर जाना। उनसे और बाबा से फिर मिलने आऊँगी, अभी जाना होगा। तैमूर साहब ने किसी को डिनर पर इनवाइट किया है और इतला अब दी जा रही है। मूड खासा ख़राब हो चुका था उसका। तो कुक है ना, कुक के साथ भी तो खुद सर खपाना पड़ेगा। फिर बच्चों को अभी होमवर्क भी करवाना है। कोई नया ट्यूटर ही नहीं मिल रहा। कोई एक झंझट थोड़ी है। शादी करके तो घन चक्कर ही बन जाता है बंदा। घर, शौहर, बच्चे, ससुराल। खोला ज़ोर से हंस पड़ी तो वो उसे घूरने लगी।
ہنس لو، شادی ہوگی تو لگ پتا جائے گا، اپنی ذات کے لیے تو وقت بچتا ہی نہیں عورت کے پاس۔ شوہر، بچے، محبت، جنت، کچھ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی نا کچھ دیر پہلے آپ، جب شادی شدہ زندگی کی تعریفوں میں یوں رطب اللسان تھی محترمہ، جیسے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے کسی ٹاک شو میں بیٹھی ہوں۔ خولا نے خوب چڑھایا۔ کیا کریں یار، اکثر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ شادی لڈو موتی چور کا، جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے پچھتائے۔ وہ پھر ہنس دی۔ خولا بنت زید کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ضامن مصطفیٰ نے ایک نگاہ اس چھوٹی قبر پر ڈالی جو آج بھی موتیا کی کچھ تازہ اور کچھ مرجھائی ہوئی کلیوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی نظر لوٹ کر خولا کی طرف آئی جو ان کی ماں کی قبر کے سرہانے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوسری جانب آ کر رک گئے۔ خولا ہاتھ اٹھائے بند آنکھوں کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے غور سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان لبوں سے ادا ہونے والا ہر لفظ ان کی ماں، ان کی پیاری ماں کے لیے دعا بن کر عرش تک جا رہا ہے۔ دھند چھٹ گئی، راستہ واضح ہو گیا۔ فیصلہ پل بھر میں ہو گیا۔ انہوں نے اطمینان اور آسودگی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے کے سامنے پھیلا لیے۔ دور اپنے کام میں مگن گورکر نے یہ منظر دیکھا اور پھر اس قبر کی طرف متوجہ ہو گیا جسے کھودنے کا کام اسے آج صبح ہی ملا تھا۔ سفید اور گلابی پھول ہوا کا جھونکا آتے ہی جھوم جھوم جاتے، جن سے اسے بہت پیار تھا۔ اس بیل کا اپنے ٹیرس تک پہنچنے کا اس نے بہت بے تابی کے ساتھ انتظار کیا تھا، جس کے پھول رات میں کھلتے تو سفید ہوتے اور صبح سورج کی بے باک نگاہیں انہیں بالکل گلابی کر دیتی۔ وہ روزانہ کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہتی، پھولوں کا گچھا ہاتھ میں تھام کر نرمی سے ان پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کی مہک اپنے اندر اتارتی۔ آج بھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے انہیں پھولوں پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی، مگر اس کا دھیان ان کی طرف نہ تھا۔ دھیان کا پنچھی تو شام ضامن مصطفیٰ کے آنے سے لے کر رات ماما کی گفتگو تک کے گرد ہی اڑانے بھر رہا تھا۔ آج شام ضامن مصطفیٰ اقصیٰ اور تیمور کے ساتھ آئے تھے اور ماما بابا سے اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے، لیکن ایسا انہوں نے صرف اقصیٰ اور تیمور کا لحاظ کرتے ہوئے کہا، ورنہ وہ اسی وقت منع کر دیتے۔ کیوں؟ ماما نے جب اسے بتایا تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ماما نے کتنی حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماما حیران کیوں ہوئی تھی۔ اب تک آئے اپنے ہر رشتے کے لیے اس کے منہ سے یہ نکلتا تھا، ماما پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ آج اس بدلاؤ پر انہیں حیرت تو ہونی تھی نا۔ خولا، رشتہ ایسے مانگا جاتا ہے؟ ماں ساتھ نہ ہی باپ، اور تو ان کی والدہ حیات نہیں ہے ماما، اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ باپ تو حیات ہے نا، وہ ان سے شاید کچھ ناراض ہیں۔ ضامن مصطفیٰ اور ان کے والد کے بیچ سرد تعلقات کے بارے میں وہ اندازہ بھی رکھتی تھی، پھر کچھ اسے اقصیٰ سے معلوم ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا ناراضگی خولا جو اس موقع پر بھی دور نہ ہو سکے؟ جو شخص اتنے اہم معاملے میں اتنے حقیقی اور قریبی رشتوں کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ بیوی کو کیا حیثیت، کیا مقام دے گا؟ ویسے بھی یہ وڈیرے، یہ جاگیردار بڑے ڈرامے آتے ہیں انہیں۔ میں نہیں جانتی کیا، گاؤں میں ان پڑھ خاندانی بیوی، شہر میں پڑھی لکھی خوبصورت ہم سفر۔ اس کے بعد ماما نے جاگیرداروں، وڈیروں، رئیس زادوں کی عیاشیوں، ہرجائی پن، گھٹے ماحول، تنگ نظری، ظلم و ستم کے بارے میں جو کہانیاں پڑھ سن رکھی تھیں، جو ڈرامے فلمیں دیکھ رکھے تھے، جس حقیقی کردار سے اپنی زندگی میں کبھی مل چکی تھی، سب کا لب لباب اور تجزیہ اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن ماما ضامن مصطفیٰ ایسے نہیں ہیں۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو ماما مشکوک ہوئیں۔ خولا، کیا تم ضامن مصطفیٰ کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے بہت غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں کوئی بھی بندہ ناپسند نہیں کر سکتا ہے ماما، اس نے نارمل سے انداز میں کہنے کی کوشش کی، مگر ماما سے نظر چرا کر بات کرنا ان کے اندازے پر مہر ثابت ہوا۔ میں کسی بھی بندے کی بات نہیں کر رہی، تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہاری ضامن مصطفیٰ کے ساتھ انوالومنٹ ہے؟ ماما نے ڈائریکٹ ہو کر پوچھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، چاند اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے چاند میں چرخے والی نانی اور پریاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو کسی اور کی شبیہ تھی۔ اس نے نظریں ہٹا لیں اور سفید و گلابی پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے ماما سے کہہ دیا تھا کہ ضامن مصطفیٰ کے لیے اس کے دل میں کوئی خاص جذبہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ کل جب وہ ایک طالبہ تھی اور آج جب وہ ایک کامیاب وکیل ہے، اس دوران کتنے ہاتھ اس کی طرف بڑھے، کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ کی چاہ کی، مگر یوں اس طرح دسمبر کی سرد رات کا ایک پہر بظاہر چاند اور پھول تکتے ہوئے، مگر دھیان اور خیالوں میں کسی اور کو سوچتے ہوئے کبھی نہ بتایا تھا۔ شاید وہی ایسی تھی، یا ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا زندگی بھر کا ساتھی ایسا ہو جس کی شخصیت اس سے زیادہ قداور اور مضبوط ہو،
حاوی ہو، جس کا ساتھ، جس کا حصار اسے تحفظ کا احساس دلائے، جس کی پناہوں میں وہ ہر فکر بھلا دے، جبکہ اس کی طرف بڑھنے والے کچھ ایسے رہے جن کی شخصیت اس مضبوط، منفرد اور کامیاب لڑکی کے سامنے دب سی جاتی۔ اگر کوئی اس کا مقابل آیا یا اس سے بڑھ کر ہوا بھی تو بھی اس کے دل نے کچھ ایسا محسوس نہ کیا جو وہ ضامن مصطفیٰ کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، ضامن مصطفیٰ ایسا شخص تھا جس کی باروب پروکار ذات خولہ بنت زید جیسی لڑکی کے لیے بھی ہیروئک تھی۔ ہاں، ضامن مصطفیٰ ایسا نقب زن تھا جس نے خولہ بنت زید کے خوابوں، اس کے خیالوں، اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ خولہ بنت زید اقرار کرے نہ کرے، دسمبر کی اس سرد رات نے، رات کے اس دوسرے پہر نے، فلک پر چھپ دکھلاتے چاند نے، ان سفید اور گلابی پھولوں نے یہ راز پا لیا تھا۔